तो जय हिंद, नमस्कार बच्चों। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। तो बच्चों, जैसा कि हम इससे पहले वाली जो क्लास है हमारी, जो चैप्टर नंबर 1 की थी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला, उसकी पांचों की पांचों क्लास हैं जो है, ठीक है, हम कंप्लीट रूप से अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर चैप्टर नंबर 1 साइंस क्लास के नाम से। तो आप उस पर पांचों के पांचों क्लासों को देख करके वहां से पूरे नोट्स कंप्लीट कर लो। और मैं इसके अलावा जो हैंडराइटिंग नोट्स हैं वो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल, वो भी सिद्धेश्वर क्लासेस के नाम से, मैं उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, या फिर मतलब मैं आपको सर्च करके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो वहां पर आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। जैसा कि अब मैंने आपको बताया था, जैसे ही हमारा पहला चैप्टर होगा वैसे ही हम दूसरा चैप्टर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज मैं जो चैप्टर नंबर 2 हमारा साइंस का जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। ये जो हमारा दूसरे नंबर का चैप्टर है बच्चों, इसको आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या है, ठीक है, ईटीसी सारे एक एक फैक्ट हम देखने वाले हैं। अब ये जो हमारी क्लास है, वैसे तो 10th का है हमारा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको जोड़ना चाहूंगा इसमें, ये जो 10th ही तक सीमित नहीं है, इसको मैं कंपटीशन लेवल तक भी लेके जाऊंगा। जैसे कि रीड ईटीसी में भी ये चैप्टर है, वहां टॉपिक है अम्ल क्षार वाला, ठीक है, तो उनसे भी संबंधित है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो बच्चों, जो आज हमारा अम्ल, क्षार और लवण वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं इस टॉपिक में इस तरीके से इसको सजा के लाया हूं ताकि आपको अम्ल क्षार का अंतर भी आ जाए, समानता आ जाए, उदाहरण आ जाए, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, उस क्रम में इसको मतलब डायरेक्ट परिभाषा भी इसमें हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो इसको बड़े रूप में पूछ रहा है तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है बच्चों। देखिए, हम अम्ल क्षार को अंतर के रूप में लेके आए, ठीक है ना। यहीं से हमारी परिभाषा भी कंप्लीट हो जाएगी, इसके अंतर भी कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी तुलना भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और उदाहरण तक लेके आए, ठीक है बच्चों, वो भी विद ट्रिक लेके आया हूं, ठीक है ना। अम्ल और क्षार की ट्रिक भी लेके आया हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखो, ये रहा अम्ल, इंग्लिश में एसिड बोला जाता है बच्चों, ये रहा क्षार, बेस बोला जाता है, ठीक है। देखना, देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे, तो उसका जस्ट अपोजिट क्षार में कर देते हैं। ये जो क्षार होंगे स्वाद में कैसे होंगे बच्चा, कड़वे, ठीक है। अम्ल जो होंगे वो नीले लिटमस को हम क्या कर देते हैं, अम्ल जो होते हैं लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, है ना। और क्षार जो होंगे वो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। नीले को, ये तो क्या कर रहे थे, नीले को लाल, तो ये क्या कर देंगे, लाल को नीला, ठीक है। इसके लिए देखो ट्रिक है, ट्रिक इंपोर्टेंट है। ट्रिक आपको अम्ल के लिए याद रखनी है, अनील, क्या रखनी है बच्चों, अम्ल के लिए अनील। तो ऐसे तो क्या बनाएगा हम, अम्ल, क्या बनाएंगे बच्चों, अम्ल, नी से नीला, क्या बनाएंगे, नी से नीला और लैल से लाल, ठीक है। मतलब ट्रिक हमारी क्या हो गई, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अनिल से क्या बना बच्चों, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई, ठीक है बच्चों, ये याद रखना। फिर इसकी जस्ट अपोजिट में क्षार की हो जाएगी। देखो 6 से कम है, क्या याद रखना है, क्षार, क्या रखना बच्चों, जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। 6 से क्षार, ठीक है, और ले से लाल, ठीक है ना, चालनी, है ना, ले से लाल और नी से नीला, ले से नीला, ठीक है। मतलब क्षार जो होंगे लाल लिटमस को क्या कर देंगे बच्चों, नीला कर देंगे, ठीक है। जैसा कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते, जैसा कि इस ट्रिक से हमारा क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको, मैं और बता दूंगा इसको अलग से, ठीक है ना। ये लो, इसको कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। अम्ल जो होंगे क्या करेंगे बच्चों, नीले लिटमस को अनील, अगर मान लो आपने एक याद कर लिया ना, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, या तो ये कर लो आप, लेकिन दोनों के लिए ट्रिक है तो उसको याद कर लो। अम्ल के लिए अनील हो जाती है और क्षार के लिए चालनी हो जाती है, ठीक है बच्चों। अगला हमारा जो अंतर आता हुआ है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, कौन, अम्ल, ठीक है। तो ये कह देंगे, ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देंगे, ये मिटा गया बच्चों, मैं लिख देता हूं, ये कह देंगे OH नेगेटिव आयन, ठीक है। ये H+ आयन दे रहे तो ये कह देंगे OH नेगेटिव आयन। अगला है हमारा ये प्रोटॉन, ये मैंने नहीं लिखा बच्चों, ये प्रोटॉन का दान करते हैं, कौन, अम्ल जो होंगे किसका दान करेंगे बच्चों, प्रोटॉन का, और ये इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, ये प्रोटॉन का दान करते हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा, ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। कोई भी धातु से अम्ल क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। मैं इसको आपको उदाहरण से बताऊंगा अगली स्टेप में, ठीक है। ये धातु से क्रिया करके ये भी हाइड्रोजन गैस में लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है।
देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों लाइनें एक जैसी लग रही है आपको, ठीक है। ये धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस व लवण का निर्माण करते हैं, तो ये तो 99% जितनी भी धातु से क्रिया करेंगे वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस व लवण का। लेकिन ये जो है क्षार जो है ये मोस्टली कुछ ही धातु है जिनसे क्रिया करके ये क्या बनाते हैं, ये लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जैसे जिंक ईटीसी धातु है, ठीक है। तो आपको ये अंतर भी क्लियर हो गया, वो मैं इसलिए आपको ये बता दिया। जिंक Zn का मतलब क्या बच्चों, Zn मतलब जिंक से क्रिया करके हमने क्षार लेंगे, क्षार जो क्रिया करके वो भी लवण ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा बच्चों, निष्कासन होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये भी सेम है, ठीक है। तुलना कर रहे हैं तो हम ये सेम है, ये अंतर में भी सेम आ रहा है, ठीक है। ये भी धातु से क्रिया करके क्या बना रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस व लवण का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। अगला है इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ये अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों। एक स्केल होता है जिसका नाम है पीएच स्केल, जो कि सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, आगे हमारा आ जाएगा, ठीक है, टेंशन ना ले, वो भी मैं आपको लिखा दूं, ठीक है। एक वो स्केल से हम नापते हैं। अब जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से कम आ रहा है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, अम्ल कहेंगे। और जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से अधिक आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, क्षार। और फिर अगला क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, मैंने क्या कहा 7 से कम और 7 से अधिक, तो मैंने इसमें भी 7 काउंट नहीं हुआ और इसमें भी 7 काउंट नहीं हुआ। आप ध्यान से सुनोगे तो पता लगेगा कि अम्ल जो है इनका पीएच मान 7 से कम होता है, मतलब 7 काउंट नहीं हुआ। क्षार जो है इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, मैंने लिखा नहीं है शायद बच्चों, मैंने ये डबल वाला लिख दिया, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लवण का निर्माण करते, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये नहीं रहेगा। इनका पीएच मान ये वाला मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, मैं मिटा के दोबारा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल वाला आ गई लाइन, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। इनका पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होता है, तो इनका कितना हो जाएगा, इनका पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक है, 7 से अधिक 14 से कम, ठीक है, 14 तक वो पीएच मान में स्केल जो है उसमें 14 तक गिनती होती है, इसलिए है ना। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है बच्चों। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे कि सर आपने इसमें बोला 7 से कम, इसमें बोला 7 से अधिक, फिर 7 किसका होता है। तो जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उदासीन, ठीक है ना। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7, ठीक है, उसको अशुद्ध जल या शुद्ध जल बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखना। फिर अगला है, आपको लगभग जो अंतर पूछेगा ना जब एग्जाम में, वो लगभग 4 से 5 अंतर पूछता है, तो मैं 6 तो ये बता दिए, 7 में पर आपको उदाहरण नोट लेके आया, ठीक है। HCl अम्ल का उदाहरण है, HNO3, ठीक है, ये भी किसका, अम्ल का उदाहरण, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और ये CH3COO एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। तो ये सारे किसके उदाहरण बच्चों, अम्ल के उदाहरण, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है क्षार के उदाहरण, NaOH, KOH, MgOH2, NH4OH, ये सारे किसके उदाहरण बच्चों, ये सारे के सारे क्षार के उदाहरण। जैसा कि आपको कंप्लीट हो गया, मैंने उम्मीद करता हूं बच्चों कि अम्ल और क्षार के जो अंतर भी कंप्लीट हो गए, कहते किसने, ये भी कंप्लीट हो गया। एक ये वाली इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो ट्रिक क्या आ जाएगी हमारी, अरील, ठीक है। क्षार के लिए क्या बच्चों, हमारी शालिनी, मतलब क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। फिर अगला आता है हमारा एक टॉपिक सूचक, उसको मैं क्वेश्चन के रूप में लेके आया हूं, ठीक है बच्चों। तो सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो सूचक की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, देखो, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं क्या कहलाएंगे, सूचक कहलाएंगे, ठीक है, मतलब इंडिकेटर, जो इंडिकेट करते हैं जो भी पदार्थ में आप मतलब उसकी जांच कर रहे हो, वो अम्ल है क्षार है, ठीक है, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, सूचक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इनको 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसके उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण बताओ और कृत्रिम सूचक के उदाहरण बताओ और बच्चों गंधीय सूचक के उदाहरण बताओ। तो सारे के सारे मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं। तो प्राकृतिक या नेचुरल सूचक होंगे बच्चों, वो कौन से होंगे, जो प्रकृति से प्राप्त होंगे, मतलब कि पेड़ पौधे ETC, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, लिटमस पत्र, ठीक है, और हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ETC, इनके सबके जो फूल है ना, ये भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं बच्चों। मैं बहुत सारे लिख के आया हूँ, ठीक है, जनरली आपको 1 या 2 याद करने होते हैं। सबसे फेमस कौन सा है, लिटमस पत्र और हल्दी है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, देखिए लाल पत्ता गोभी भी है, हाइड्रेजिया है, पेटूनिया है, जेरानियम है, ये ETC, इन सब के जो फूल होते हैं ये भी अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा बच्चों में, यहाँ पर जो लिटमस पत्र है ये थैलोफाइटा वर्ग के, किसके,
थैलोफाइटा वर्ग पौधों का वर्ग है, ठीक है, पता है आपको, याद होगा, ठीक है। थैलोफाइटा वर्ग के लिचेन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। थैलोफाइटा वर्ग के लिचेन, याद रखना बच्चों, इंपोर्टेंट फैक्ट है। थैलोफाइटा वर्ग के लिचेन नाम के पौधे से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। तो ये भी कौन सा प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, याद रहेगा। फिर आता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जिनको हमने बनाया, संश्लेषित भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आर्टिफिशियल। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों, ऐसे सूचक, ठीक है, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कृत्रिम सूचक हो जाएंगे। और इसके उदाहरण कौन है बच्चों, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन, ठीक है। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन किसके उदाहरण है, कृत्रिम सूचक के उदाहरण। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है बच्चों कि कोई दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताओ या कृत्रिम सूचकों के नाम बताओ, तो हमें क्या बताने होते हैं, ये, ठीक है। आपको इनको ऐसे याद कर लेना जैसे कि ये हमारे चाचा ताऊ लगते हो, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। कृत्रिम वाले कौन है, ठीक है, चाचा जी। प्राकृतिक वाले इनको मामा जी, फूफा जी, कोई भी मान लो, ठीक है ना। तो याद रखना ही है, कैसे भी रखो, ठीक है बच्चों। अगला है हमारा गंधीय सूचक। प्राकृतिक हो गए, कृत्रिम हो गए, अगला कौन सा आता है हमारा, गंधीय, ठीक है, जिनसे तीक्ष्ण गंध आती है उनको गंधीय सूचक करेंगे, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी, ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ठीक है ना। कैसे सूचक, जिनकी मतलब की जो गंध होगी या तो अम्ल में या अम्लीय माध्यम होगा या क्षारीय माध्यम में होगा, तो वो बदल जाए, तो वो सूचक कौन से कहलाएंगे बच्चों, हमारे गंधीय सूचक कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे एक बार और दोहरा देता हूं, ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है क्या कहलाएंगे, वो हमारे गंधीय सूचक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण कौन कौन है बच्चों, ठीक है, इसके उदाहरण है प्याज का तेल, लौंग का तेल, ठीक है ना, वेनिला, ईटीसी किसके उदाहरण है बच्चों, गंधीय सूचक के उदाहरण। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अच्छी तरीके से याद रखना। कृत्रिम सूचक के उदाहरण कौन है, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन। कृत्रिम का मतलब जिनको हमने बनाया है, ठीक है। फिर है प्राकृतिक वाला, तो प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक हो जाएंगे। तो कितने सारे मैंने लिखा दिए, लिटमस पत्र है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जरानियम, ईटीसी के, इनके सब में फूल आते हैं, पुष्प आते हैं। इनके पुष्पों के रंग के आधार पर हम पता लगाते हैं अम्ल और क्षार की उपस्थिति का, ठीक है बच्चों। फिर है हमारा गंधीय सूचक, ठीक है, तो इसके मैं दोहराऊं, और इसके उदाहरण कौन कौन से बच्चों, प्याज का तेल, लौंग का तेल, ठीक है ना, वेनिला, वेनिला फ्लेवर सुना होगा आपने खूब, ठीक है ना। तो ये कौन से हो जाएंगे, गंधीय सूचक। इनको कभी आप प्राकृतिक सूचक में मत कर देना, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण ये नहीं है, प्राकृतिक सूचक के ये रहे हमारे, ठीक है। ये कौन से गंधीय सूचक के, प्याज है, लौंग का तेल है, ईटीसी, ठीक है। अब अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट है ये 10th क्लास में, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। पूछा जाता है अम्ल क्षारों के रासायनिक गुणधर्मों को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बच्चों हमारा, अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्मों को उदाहरण सहित समझाइए। डायरेक्टली भी आ जाए या फिर ऐसे बन करके आए, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म अकेला पूछा जा सकता है, या क्षारों के रासायनिक गुणधर्म अकेला पूछा जा सकता है। मैं आपको इसको क्वेश्चन रूप में लेके आया हूं ताकि क्लियर हो सके, ठीक है बच्चों। तो पहला हमने टॉपिक क्या बना लिया, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। क्या है हमारा, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अब इसमें पहला टॉपिक है, इसका भी पहला टॉपिक, मतलब कि अम्ल जो है, ठीक है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अब उसमें हमें पहला टॉपिक कौन सा बनाना है बच्चों, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, मतलब अम्ल जो है धातु से क्रिया करके क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक है ना, क्या हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो हमें लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, ये हमारा टॉपिक हो जाए, ठीक है। क्या होगा देखो बच्चों, जब अम्ल, ठीक है, जब अम्ल की क्रिया किससे कराई जाती है, धातु से, मतलब अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं बच्चों, धातु से करा रहे हैं, ठीक है ना, कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। मतलब कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु के साथ कराएंगे तो हमें उत्पाद के रूप में बच्चों कौन मिलेगा, एक तो लवण मिलेगा और कौन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना, ठीक है। तो आप इसको मतलब कि देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये राम ने इस प्रकार लिखा है, ये देखो, मतलब कि यहां से भी आप इसकी परिभाषा याद कर सकते हो, जैसे सूत्र याद कर रहे हो ना, वैसे सूत्र से जब अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है या मिलती है, ठीक है। अब इसको हम विद प्रैक्टिकल उदाहरण से देखते हैं, ठीक है ना। ये रहा उदाहरण नंबर 1, HCl क्या है, अम्ल है, आपको पता होगा HCl क्या है, अम्ल का उदाहरण, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसकी क्रिया कैसे करा रहे हैं हम, सोडियम, सोडियम क्या है, धातु, आपको अच्छी तरह पता होगा, ठीक है। सोडियम क्या होती है बच्चों, धातु, ठीक है। तो सोडियम धातु जब अम्ल की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, इससे करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें उत्पाद के रूप में देखो बच्चों क्या मिल रहा है, NaCl पर H2, NaCl क्या है, लवण, नमक जिसे बोला जाता है, ये लवण का उदाहरण, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो प्रचलित नाम क्या हो जाता है बेटा,
नमक, ठीक है ना, प्रचलित नाम तो नमक है, वैसे साइंटिफिक नाम कौन सा हो जाएगा, केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखो अब ये एक और चीज बता दूं कि अभी ये संतुलित है, देखो मैं हमेशा देखो पहले चैप्टर का जो मतलब पहले जो चैप्टर है उसमें हमने सीख के आए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए अभी, ठीक है। देखो HCl सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है, देखो सोडियम एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर एक है, इधर भी एक है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना बचा, 2, तो क्या मैं यहाँ 2 लगा दूं, यहाँ पर यहाँ 2 लगाते ही अब क्लोरीन भी कितना हो गया, यहाँ 2, ये लो, तो मैंने यहाँ भी 2 लगा दिया, तो फिर मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो हमारी अभिक्रिया वो संतुलित, देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, Cl2 Cl2, सोडियम 2 सोडियम 2, क्लियर, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दी, ठीक है। फिर अगला हम एक और उदाहरण लेता हूं बच्चों, H2S को सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कैसे कर रहा है, मैग्नीशियम जो कि धातु है, क्या बना रहा हमारा